हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में ये बिजनेस कॉस्टिंग नाम के सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है, और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स या कॉस्ट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन हर साल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है। इस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसा कि नाम है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है ठेका, यानी सिंपल सी बात है कि आज कोई भी बिल्डर जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्टी से, तो वो पर्टिकुलर उससे एक समय लेता है कि ये बिल्डिंग, फ्लाईओवर या कोई हम रोड बना रहे हैं या हाईवे बना रहे हैं तो उसको बनाने में हमें इतना समय लगेगा। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है तो देने वाला व्यक्ति होता है कॉन्ट्रैक्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक मेथड यूज इन अकाउंटिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकाउंटिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक स्पेसिफिक मेथड है फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और लार्ज जॉब्स। यानी मान के चलिए कोई बिल्डर है या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉलोनी डेवलप कर रहा है, बहुत सारे घर बना रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो ब्रिजेस बना रहा है, डैम बना रहा है, फ्लाईओवर्स बना रहा है, हाईवेज, रोड बना रहा है। इन सबको या तो गवर्नमेंट टेंडर इशू करती है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे छोटी प्राइस में, मिनिमम प्राइस में उस जॉब को कंप्लीट कर देता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक मेथड है जो अकाउंटिंग में यूज की जाती है। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज होता है। इट इज अप्लाइड, ये अप्लाइड होता है व्हेन अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकन फॉर अ फिक्स प्राइस। मान के चलो एक कॉन्ट्रैक्टर को एक स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, तो हमने उसको पूरा ठेका दे दिया कि यार ये बिल्डिंग तुमको बनानी है, तो कॉन्ट्रैक्टर बता देगा कि साहब इसकी इतनी कॉस्ट आएगी। सपोज मान के चलो 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्टी होता है यानी जो ठेका दे रहा है वो कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दे देता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता जाता है कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देता जाता है। तो ये पर्टिकुलर एक फिक्स प्राइस में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज एप्लीकेबल इन वेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यानी ज्यादातर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पढ़ना बहुत जरूरी है। द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज जनरली मोर देन 1 ईयर। ज्यादातर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1 साल से ऊपर होते हैं। कि जैसे मान के चलो मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, अगर 1 साल का कोई कोर्स पढ़ा रहा हूँ, बीकॉम का, बीबीए का, एमबीए का, तो उसका टाइम टेन्योर, उसका समय 1 साल का है। ज्यादातर जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, अगर मैं अपने इंदौर की बात करूं तो बहुत जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, तो जो भी व्यक्ति ये बना रहा है उसको 1 साल से ज्यादा ही लगता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम मोर देन 1 ईयर होता है। एंड मच टाइम रिक्वायर इन कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, उसको कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत समय लगता है, क्योंकि कभी कभी किसी भी चीज को बनाने में कॉन्ट्रैक्टर को अतिक्रमण भी करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें, जैसे कोई सपोज मान के चलो पेड़ आ गए, पोल्स आ गए, बिजली के खंभे आ गए, कुछ मकान आ गए, उन सबको वहां से हटाकर बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व मोर इन्वेस्टमेंट एंड लेबर, यानी जो भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करता है उसको बहुत पैसा भी लगता है, बहुत सारी मशीनरीज भी लगती हैं, बहुत सारे लेबर्स भी लगते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बेसिस पर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता।
दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, माने ये ज्यादातर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, या जो लोग ब्रिजेस बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, या रोड्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, या कैनाल्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी नहरें बनाते हैं, तो इनको बनाने के लिए हमको एक कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत होती है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो स्टेटमेंट तैयार करता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, यानी हर चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल कॉस्टिंग, इसको टर्मिनल भी बोला जाता है। टर्मिनल यानी टर्म, यानी ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म भी होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म भी होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये एक फॉर्मेट है जो तुमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बनाता कौन है? ये कॉन्ट्रैक्टर बनाता है और बनाकर कॉन्ट्रैक्टी को देता है कि साहब आपने मुझे क्या क्या दिया और मैंने कितना कितना काम कंप्लीट किया और मैं आपको क्या क्या रिटर्न करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान रखना, 4 कॉलम होते हैं, 2 कॉलम डेबिट के होते हैं, 2 कॉलम डेबिट के होते हैं और 2 कॉलम क्रेडिट के होते हैं। ये 2 कॉलम होते हैं डेबिट के जो कि 2 से लिखते हैं, और ये 2 कॉलम होते हैं क्रेडिट के जो कि हम बाय से लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना, 2 कॉलम होंगे डेबिट के और 2 कॉलम होंगे क्रेडिट के। तो सबसे पहले समझो, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। वो जो जो चीजें मुझे देता जाएगा, जैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, आपने मुझे बताया कि दीपक सर ये सिलेबस है आपको कंप्लीट करना है, तो आपका सिलेबस जब आप मुझे हैंड ओवर करोगे या मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दोगे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बहुत सारी चीजें मैं आपसे लूंगा। तो जो चीजें कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देता है वो हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं, और जब काम कंप्लीट हो जाता है, वर्क फिनिश या वर्क इन प्रोग्रेस, तो जो मैं आपको रिटर्न करूंगा यानी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को जो रिटर्न करेगा वो हमेशा बाय साइड आएगा। तो देखिए टू साइड क्या क्या आता है, टू मटेरियल, डायरेक्ट परचेज, इश्यू फ्रॉम स्टोर, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड टू वेजेस। यानी कोई भी व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको स्टार्टिंग में क्या लगता है? मटेरियल। मटेरियल या तो वो डायरेक्ट परचेज करता है, या तो वो इश्यू फ्रॉम स्टोर, या तो वो स्टोर से लेके आता है। ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले लगता है मटेरियल कि उसका कोई स्टोर है, वहां से मटेरियल आएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, या वो मार्केट से मटेरियल को परचेज करेगा। तो टू मटेरियल लिखा है, ये मटेरियल में क्या क्या लिखा है? डायरेक्ट परचेज, इश्यू फ्रॉम स्टोर एंड ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ठेकेदार होते हैं उनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं, तो जगह जगह उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मान के चलो एक साइट पर माल कम पड़ गया तो वो दूसरी साइट से माल उठाते हैं, इसलिए लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करते हैं तो हमें लेबर लगता है, तो लेबर को क्या देना पड़ता है? वेजेस। अगर मान के चलो कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस है या एक्रूड है, तो वो आपको हमेशा वेजेस में ऐड करना है। क्या लिखेंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्ट कर दिया, बिना मशीनों के बिना प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो आपको लगेगा टू प्लांट, तो क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट। हम कभी 10 लाख का प्लांट लगाते हैं, कभी 5 लाख का लगाते हैं, कभी 1 लाख का लगाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट, प्लांट पर डिप्रिसिएशन भी लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी एक ठेकेदार अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से ले लिया, टेंडर इश्यू हुआ, गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जैसे पीडी अग्रवाल इंदौर में एक फेमस कॉन्ट्रैक्टर है, या जूम डेवलपर्स। तो पर्टिकुलर उसने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोटे छोटे जूनियर कॉन्ट्रैक्टर्स को बांट दिया कि इतनी रोड तुम बनाओ, इतनी रोड तुम बनाओ, इतना फ्लाईओवर का हिस्सा तुम तैयार करो, बिल्डिंग के 2 फ्लोर तुम बनाओ। तो जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कई कॉन्ट्रैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी टू कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर, टू वर्क, एक्स्ट्रा वर्क, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस एक्रूड, जिसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। मान के चलिए
काम वर्क इन प्रोग्रेस में, काम कंटिन्यू चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो जो चीजें कॉन्ट्रैक्टी को रिटर्न करेगा, यानी दीपक सर स्टूडेंट को जो जो चीजें रिटर्न करेंगे वो सब बाय साइड आएंगी। जैसे बाय मटेरियल, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू स्टोर, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, या सोल्ड, या मटेरियल इन हैंड, यानी कोई अगर मटेरियल हमारे लास्ट में हैंड में बचा, सपोज 10 लाख का मटेरियल लेके आए, 8 लाख का मटेरियल लग गया, 2 लाख का मटेरियल बच गया, तो उसको बोलते हैं मटेरियल इन हैंड। मटेरियल सोल्ड, कुछ मटेरियल हमने बीच में किसी को बेच दिया तो मटेरियल सोल्ड, कुछ मटेरियल दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ मटेरियल स्टोर को वापस भिजवा दिया, कि जैसे कहीं कहीं साइट पर छोटे छोटे आप देखोगे स्टोर रूम होते हैं, तो जैसे साइट पर कोई माल बन रहा है और रात में सीमेंट बची 100 बोरी, वो सीमेंट उठाकर अपने स्टोर में रिटर्न करवा दी, तो उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्टोर। अब ये लिखा है बाय प्लांट, जैसे आपने प्लांट यूज किया तो इधर लिखा, अब प्लांट का काम हो गया तो प्लांट आप क्या करोगे, स्टोर को रिटर्न करोगे या कॉन्ट्रैक्टी को रिटर्न करोगे, तो बाय प्लांट, रिटर्न टू स्टोर, ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, सोल्ड और इन हैंड। जैसा मटेरियल का कॉन्सेप्ट होता है वैसा ही प्लांट का कॉन्सेप्ट होता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, मटेरियल कभी कभी आपका बीच में लॉस हो गया, स्टोलन हो गया, प्लांट लॉस्ट हो गया, चोरी चला गया, स्टोलन हो गया, है ना। बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, अब याद रखना इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें, वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें हम लेते हैं वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, ये लिखा है वर्क सर्टिफाइड और ये लिखा है वर्क अनसर्टिफाइड। मान के चलिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति को दिया और उसने पहले उसको रजिस्टर्ड करवाया, तो उसमें लिख दिया इसका 80% काम सर्टिफाइड है। यानी अगर मैं कोई मकान बनवा रहा हूं 1000 स्क्वायर फीट का, तो आप देखते होंगे 200 स्क्वायर फीट या करीब 100 स्क्वायर फीट उसमें से हमें पार्किंग एरिया या हमें गार्डन निकालना पड़ता है, तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो हमें बाहर की स्पेस के लिए छोड़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं अनसर्टिफाइड, यानी इतना काम अभी सर्टिफाइड नहीं है। और इंजीनियर बोल देगा 80% काम सर्टिफाइड है, तो इसमें 2 हेडिंग आती हैं, एक आता है वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क, वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझो, मान के चलो डेबिट का टोटल आया 10 और क्रेडिट का टोटल आया 8, ठीक है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, सपोज मान के चलो कि अगर डेबिट का टोटल 10 है और क्रेडिट का टोटल 8 है, तो अगर इधर बैलेंस निकलेगा, इधर क्रेडिट साइड, तो तुम लिखोगे नॉशनल लॉस। इस चैप्टर में वर्ड यूज करते हैं नॉशनल लॉस, नॉशनल लॉस, यानी अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता है और क्रेडिट का कम आता है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर लिखोगे वो नॉशनल लॉस लिखोगे। नॉशनल, जैसे हम पढ़ते हैं नेशनल, तो ए हटके ओ आ जाएगा, ध्यान रखना, नॉशनल लॉस। लेकिन मान के चलो कि क्रेडिट का टोटल अगर 18 है और डेबिट का टोटल केवल 10 है, तो क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, टू नॉशनल प्रॉफिट, टू नॉशनल प्रॉफिट। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे, कभी तुमने पढ़ा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, उसी तरीके से जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, बैलेंस अगर डेबिट में निकलेगा तो लिखोगे नॉशनल प्रॉफिट, और अगर डेबिट का ज्यादा है और क्रेडिट साइड निकलेगा तो लिखोगे नॉशनल लॉस। ये फॉर्मेट आपको धीरे 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 करके याद हो जाएगा। याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पहला लेक्चर है जो यूट्यूब चैनल पर डेमो क्लास नंबर 1 जो मैं वहां पर पोस्ट करूंगा। आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पहला लेक्चर डेमो के फॉर्म में आप पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अगर निकुंज ट्यूटोरियल MBA डालेंगे तो आपको पहला डेमो लेक्चर मिलेगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लेकिन अगर तुम्हें पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है
तो निकुंज ट्यूटोरियल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर्ड करें और अपने कोर्स को सिलेक्ट करें। मिनिमम प्राइस पर पूरा कोर्स आप घर बैठे तैयार कर सकते हो, पूरा कोर्स, ठीक है, किसी भी टाइम, किसी भी समय पर, किसी भी प्लेस पर। लेकिन अगर आपको लगता है ऑफलाइन बैचेस अटेंड करनी है तो निकुंज ट्यूटोरियल की भंवर कुआं सेंटर इंदौर में मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस चलती हैं, जहां पर आप फिजिकल फॉर्म में आकर क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और घर बैठे तैयार करना हो तो ऑनलाइन क्लासेस आप निकुंज ट्यूटोरियल एप्लीकेशन से परचेज करके पूरा कोर्स कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको बहुत ध्यान देने हैं। स्पेशल केस, 4 स्पेशल केस हैं जो आपको बहुत ध्यान देने हैं। पहला स्पेशल केस क्या है वो हम ध्यान देते हैं। मैं आपको अभी 3 केसेस लिखवा रहा हूं क्योंकि ज्यादातर इस चैप्टर में 3 केसेस ही अप्लाई होते हैं। तो देखते हैं केस नंबर 1। इफ वर्क सर्टिफाइड या कंप्लीटेड लेस देन 25%, then profit will not be ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन के अंदर तुमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्क डन परसेंटेज, यानी कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। मान के चलो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम कंप्लीट होता है, लेस देन 25%, तो जो भी प्रॉफिट निकलता है क्वेश्चन में वो आगे आने वाले अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं होता है। ये याद रखना, यदि कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम कंप्लीट होता है तो जो भी हम नॉशनल प्रॉफिट निकालते हैं वो आने वाले अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2। इफ वर्क सर्टिफाइड या कंप्लीटेड between 25% to 50%, then profit will be transfer। तो फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। यानी यदि तुमने कॉन्ट्रैक्ट या पर्टिकुलर कोई वर्क सर्टिफाइड है 25% से लेके 50% के बीच में, 25% बिटवीन 25 to 50, यानी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीट हो गया 25 से लेके 50% तक, तो याद रखना प्रॉफिट आने वाले अगले अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सम्स कराऊंगा तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के चैप्टर में, यानी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये पर्टिकुलर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में पूछा जाता है। तो आपको ये एक फॉर्मूला याद करना है। इसका फॉर्मूला होता है नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3। इफ वर्क सर्टिफाइड या कंप्लीटेड between 50% to 90%, then
प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर इनटू अदर अकाउंट। तो आपको फॉर्मूला याद करना है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करना है। यानी अगर आपका काम बिटवीन 50 to 90% कंप्लीट हो गया, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ऑलमोस्ट काम तो कंप्लीट होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत काम कम, जैसे कोई बिल्डिंग बन गई, कोई ब्रिज बन गया, फ्लाईओवर बन गया, कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो अगर आपका काम 50% से 90% के बीच में कंप्लीट हो गया तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा 8 से 10 क्वेश्चन, केवल पहला लेक्चर डेमो फॉर्म में फ्री वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल सम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आईएमपी हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको केवल एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज करने पर ही सारा सिलेबस मिलेगा। प्राइस बहुत ही मिनिमम है, हर व्यक्ति हर स्टूडेंट अफोर्डेबल है, वो उसको परचेज करके किसी भी समय कोर्स कंप्लीट कर सकता है। तो ये 3 केस याद रखना, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए कि अगर वर्क सर्टिफाइड कंप्लीटेड, सर्टिफाइड बोलो या कंप्लीटेड बोलो, लेस देन 25% है तो प्रॉफिट विल नॉट बी ट्रांसफर, प्रॉफिट आगे ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही कोई फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर वर्क सर्टिफाइड या कंप्लीटेड है बिटवीन 25 to 50% तो प्रॉफिट आने वाले अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा और ये फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। If work certified completed between 50 to 90%, then profit will be transferred to other account, profit and loss का ये फॉर्मूला लगाना है, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तुमको बस ये पहचानना है कि कौन सा आइटम 2 में आएगा और कौन सा आइटम बाय में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पर ही रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में मिलेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विच ही स्टार्ट 1 जनवरी 2009 को उसने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया। वो कह रहा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के बताइए। अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 6.5 लाख रुपए, 6,50,000, शोइंग प्रॉफिट टू बी टेकन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ये कुछ डेटा अवेलेबल है, जैसे मटेरियल काय में आता है, मटेरियल आता है 2, हमको ये पहचानना पड़ेगा कौन सा आइटम 2 में आएगा और कौन सा बाय में आएगा। तो मटेरियल आता है 2, तो मटेरियल को हम 2 में लिखेंगे। अदर एक्सपेंसेस 2, यानी जो भी स्टार्टिंग में हमें कॉन्ट्रैक्टी से मिलेगा वो सारी चीजें 2 में आएंगी, और जब हम कॉन्ट्रैक्टी को रिटर्न करेंगे वो सारी चीजें बाय में आएंगी, ध्यान रखना। वर्क सर्टिफाइड ये हमेशा बाय में आता है। मटेरियल इन हैंड 31 दिसंबर 2009 को, अगर 31 दिसंबर है तो यानी क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग वाली चीज हमेशा बाय में आती है, ध्यान रखना। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, 2 चीजें कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में मत लेना, एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस और एक कैश रिसीव जो आपको कॉन्ट्रैक्टी से कैश मिला। वेजेस हमेशा 2 में आएगा। प्लांट स्टार्टिंग में हम लगाते हैं
टू में आएगा। वर्क नॉट सर्टिफाइड ये बाय में आता है। प्लांट एट क्लोज काम खत्म, प्लांट को रिटर्न करोगे, क्लोज हो गया तो ये बाय में आएगा। और मटेरियल रिटर्न टू स्टोर आपने मटेरियल स्टोर को रिटर्न किया तो ये भी बाय में आएगा। अब इसका हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाएंगे तो कॉपी पे लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लोजिंग डेट क्या दी है? क्लोजिंग डेट है एज ऑन 31 दिसंबर 2009। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, दो कॉलम डेबिट के बनेंगे और दो कॉलम क्रेडिट के बनेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, 2 कॉलम डेबिट के और 2 कॉलम क्रेडिट के। तो आपको ऐसा ये फॉर्मेट बनाना है। ये 2 साइड है यानी डेबिट साइड, ये CR साइड है यानी क्रेडिट साइड। तो जो जो चीजें 2 में आएंगी वो चीजें हम लिखते जाएंगे। जैसे 2 मटेरियल कितने रुपए दिया है? 40,000 रुपीज। 2 अदर एक्सपेंसेस, अच्छा लाइन से लिखते हैं 1 2 ऐसे करके। 2 वेजेस जो कि हमें गिवन है 50,000 रुपीज। इसके बाद 2 अदर एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है 15,000 रुपीज। इसके बाद 2 प्लांट एट कॉस्ट, जो कि हमने लगाया 50,000 रुपीज। वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड ये हमेशा इस तरफ लिखना है। किसकी हेडिंग में? वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP की हेडिंग में लिखना है। वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड जिसको हम लोग अनसर्टिफाइड भी बोलते हैं। तो वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है? 1,20,000 और 60,000, 1,20,000 और 60,000। ठीक है। इसके बाद गिवन है मटेरियल इन हैंड, यानी अगर हमारे पास कोई मटेरियल बचा तो वो हमें बाय साइड लिखना है। मटेरियल इन हैंड, तो मटेरियल इन हैंड कितना है? 11,000, 11,000 रुपए। इसके बाद लिखा है बाय प्लांट क्लोज, यानी काम आपका कंप्लीट हो गया तो प्लांट एट क्लोज। याद रखना जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टी जो भी चीजें दे रहा है डेबिट साइड और जो चीजें तुम उसको रिटर्न करोगे क्रेडिट साइड। तो प्लांट एट क्लोज कितना है? 43,000। इसके बाद हमें गिवन है कैश रिसीव तो आएगा नहीं, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। तो हमने स्टोर में कितना माल रिटर्न किया? 2,000 रुपीज का। एक बार काउंटिंग कर लेना सारी चीजें लिखी कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब चीजें लिख दी। अब हम इनके क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे। इनका लगाएंगे टोटल। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया, इधर का टोटल ज्यादा आया तो निकलेगा नॉशनल प्रॉफिट, और अगर डेबिट का ज्यादा आया तो नॉशनल लॉस। तो पहले हम क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,36,000 और डेबिट का टोटल इसमें से माइनस कर देते हैं
तो आंसर आ रहा है 81,000, यानी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या निकल आया, नॉशनल प्रॉफिट। इस चैप्टर में नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल लॉस लिखते हैं। अब इसी के नीचे एक छोटा सा फॉर्मेट बनता है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, 3 केसेस। अब आपको ये देखना है कितना काम तुमने कंप्लीट किया, तो तुम क्या निकालोगे, वर्क डन परसेंटेज। इसका फॉर्मूला याद रखना, कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो आपको कितना कैश मिला, आपको कैश कितना मिला, 1 लाख रुपीस, और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कितनी थी, 6.5 लाख रुपए। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। 1 लाख रुपए आपको कॉन्ट्रैक्टी से मिले और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत थी 650। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 15.38%, यानी ये लेस देन 25% है। तो ये इसमें लग गया केस नंबर 1, यानी जो भी ये प्रॉफिट आया 81,000 रुपीज, वो आगे शिफ्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर ये केस नंबर 2 होता 25 से 50 के बीच में, या 50 से 90 के बीच में, या ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो फिर हम लोग ये प्रॉफिट हम आगे शिफ्ट करते। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। इसको यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, तो याद रखना, ये मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको कराया ये बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। बाकी के सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर दिए गए हैं, जिनको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। रजिस्टर पर एक एक क्वेश्चन लिखना और उसका आंसर लिखना। 100% जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हमारा ये पहली क्लास हमने कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट करी, जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मीनिंग बताया। जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्ट लेता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये फॉर्मेट समझाया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फिर ये 3 केसेस समझाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक प्रैक्टिकल सम्स आपको सॉल्व कराया। ये यूट्यूब चैनल पर पहली डेमो क्लास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की आपको वहां पर मिलेगी। अगर आप निकुंज ट्यूटोरियल MBA लिखोगे पूरे कोर्स के लिए, प्लीज आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, रजिस्टर्ड करें, और मिनिमम प्राइस में कोर्स परचेज करके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए भंवर कुआं सेंटर इंदौर में मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।